Good morning, students. So here we are back with the first chapter of our book. So in our first video, you have learned about the first chapter, the computer and types and languages. Okay. So in the previous video, you have learned about the type of computer based on the types of data, how types of data which it take as an input. So depending on the data, we can classify it into further form like analog, digital and hybrid. Okay, so we have learned about the computers type like analog computer, digital computer and the hybrid computer. Okay, so in this video we will go further the remaining part of this chapter, which is about the languages. Okay, so here we are languages. Okay, so computer language. So basically computer in today's era also work in a binary language. So what is the meaning of binary language? So a language which only use 0 and 1, okay, to set instruction or to understand our instructions. Okay, but अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन एज ए हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग उसके अंदर उसको एज ए इनपुट देते हैं. जस्ट सपोज करो कि हम जस्ट वी वांट टू कैलकुलेट द 2 multiplied by 3. Okay, so just we enter the 2, then multiplication sign, then 3, and after pressing the equal sign or after pressing the enter, we will get the multiple of these 2 digits. ओके, बट कंप्यूटर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो अभी इस लैंग्वेज को नहीं समझता है जो हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में समझता है? वो जो मशीन है वो कौन सी लैंग्वेज में समझती है? वो समझती है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर. ओके, विच इज स्टैंड फॉर द 0 और 1. ओके, तो बीच में क्या होता है इन दोनों के, हम जो इनपुट देते हैं एज ए ह्यूमन लैंग्वेज और आर इन अल्फाबेटिकल लैंग्वेज, ओके, सो इट विल कन्वर्ट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज. ओके, फिर कंप्यूटर जाके क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और एज अ आउटपुट जनरेट करता है. फिर वापस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो उस मशीन लैंग्वेज को जो आउटपुट होता है उसको कन्वर्ट करता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में, और फिर वो कन्वर्ट करके एज अ हमको आउटपुट दिखाता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में. तो जस्ट सपोज करो कि हमने लिखा 2 multiplied by 3, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद में ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एज अ आउटपुट भी वो क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में प्रोड्यूस करेगा. फिर वापस वो बाइनरी जो आउटपुट है वो हमको ह्यूमन, हमारी जो जिस लैंग्वेज में हमने उसको एज अ इनपुट दिया है उसी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके वापस हमको उसका मल्टीप्लिकेशन शो करेगा. ओके, सो देयर आर द 3 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, लो लैंग्वेज, ओके, एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज. देयर इज 2 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, बट 3 टाइप उसमें लोग बात करते हैं. जब हम लोग बात करते हैं मशीन लैंग्वेज विच इज स्टैंड फॉर द बाइनरी लैंग्वेज, फिर आता है आपका असेंबली लैंग्वेज, फिर उसके बाद में आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, सो हियर वी गो. सो वी यूज लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. सिमिलरली, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर वी नीड ए लैंग्वेज विच कैन अंडरस्टूड बाय इट. From the first generation of the computer till date, there have been several programming languages which were used to communicate with the computer. Okay, so जैसे ही जब से कंप्यूटर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके अभी तक हमने बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास आई है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. So basically programming or computer languages can be divided into 2 categories according to how the computer understand them. So basically हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को 2 लेवल में 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. एक है हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज. सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर. ओके, सो कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन आ गया आपका ये लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज में आप लोगों के कौन सा होगा, फर्स्ट एक और इसको अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया है. एक है मशीन लैंग्वेज, एक है असेंबली लैंग्वेज. ओके, एंड द हाई लेवल लैंग्वेज में आप क्या आ जाएंगे, आपके बेसिक कोबोल, C++, जावा, पाइथन एंड एक्सेट्रा. ओके, उसके बाद में आता है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड द 5th जनरेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर जो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी इसी हाई लेवल लैंग्वेज का एक पार्ट है. ओके, So each programming language has its own set of rule and grammar, just as the rule of English or
जर्मन लैंग्वेज। ओके, सो जैसे ही आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामर वाला जो पार्ट होता है वो रूल्स होते हैं, हाउ यू फॉर्मेट अ सेंटेंस और हाउ यू फॉर्मेट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स। ओके, सो सेम एज इट इज़ कंप्यूटर और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या फिर जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक योर ग्रामर और जस्ट लाइक आवर जनरल कम्युनिकेशन लैंग्वेज लाइक हिंदी, संस्कृत और आपका इंग्लिश, सो कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो हैज अ सेट ऑफ रूल फॉर द कम्युनिकेटिंग। The grammar is known as a syntax of the languages and the sentence format called statement. A set of related statement form a program. Okay, so in our computer language we make program to perform a particular task. So what is the mean of program? A set of instructions. Okay, so जैसे ही हम लोगों ने set of instruction को set किया है कि फर्स्ट वन में क्या होना है, फिर सेकंड उसके बाद में क्या होना है, थर्ड वन में क्या होना है, ठीक है। सो देयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके, इन सिक्वेंशियल मैनर, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। द लैंग्वेज क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर इज द मशीन लैंग्वेज, एज यू कैन सी इन द फिगर बिलो। ओके, तो सबसे पहले जो हार्डवेयर को जो अंडरस्टैंड होती है वो लैंग्वेज, वो होता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद में आता है आपका असेंबली लैंग्वेज, फिर आपके बाद में आता है हाई लेवल, और फिर उसके बाद में आता है आपका फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। जो 5GL है वो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, सो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, अब हम लोग आगे इसके और देखते हैं फर्दर, व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो देखते हैं मशीन लैंग्वेज। ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड विच कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. 0 मीन ऑफ स्टेट और नो सिग्नल, and 1 mean on state or presence of the signal. The instruction written in the code is called machine language. It is the first programming language to be developed. Program written in machine language are execute very fast as there is no need for any translation, but it has some disadvantages. Okay, so it is fast because इसको किसी भी कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल होता है बाय मशीन। तो ये क्या होता है, फटाफट से कम्युनिकेट करने के लिए होता है। बट अगर मशीन को समझ में आ रहा है और ह्यूमन बिहेवियर के लिए इसको समझना थोड़ा सा टफ है, तो इसके साथ साथ में इसके कोई एडवांटेजेस भी आ जाते हैं। वो क्या है वो देखते हैं। सो इट डिफ़िकल्ट टू द लर्न एज ऑल कोड हैव टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सो अगर सपोज करो हमको ए के लिए कोई कोड दे दिया, बी के लिए कोड दे दिया, ठीक है, ऐसे 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए कोड दे दिया, फिर 0 to 9 जो डिजिट्स हैं, ये 10 डिजिट हैं, इनके लिए कोई कोड दे दिया, फिर ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे हमारे, उनके लिए सबके लिए अलग अलग डेडिकेटेड कोड है, जो कि कौन सी फॉर्म में, 0 and 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये 0 और 1 को याद रखना हमारे ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत टफ होता था, ठीक है। सो इट्स नॉट अ ईजी टास्क टू रिमेंबर द ऑल कोड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. So this point is as considered as a disadvantage of this computer. Okay, so second one is it require the programmer to remember the memory location also. Okay, so कहाँ पे हम लोगों ने क्या लोकेट किया है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन में किस पर्टिकुलर वर्ड को फिक्स किया है, वो हमको ध्यान रखना होता था। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर इन द प्रोग्राम। ओके, सो जो सपोज करो कि 1010101100 करके अगर पूरा कोड लिखा हुआ है और कहीं पे भी एक एरर आ रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ होता था ह्यूमन के लिए। ओके, यूज़र के लिए, जो भी उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी उसके डेवलपर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता था ये। सो नेक्स्ट, ए program written in machine language is specific to one computer. It cannot run on the another computer, so it is said to be machine dependent. Okay, so just suppose we developed a program for a particular machine, so it can only run on that particular machine, so it cannot run on another machine. Okay, so it's mean the program is dependent on that particular machine which is developed by that particular machine. ओके, सो ये प्रोग्राम जिस मशीन के लिए बना है वो उसी मशीन पे ऑपरेट होगा या वर्क करेगा। आप अगर उसको चाहो किसी और मशीन पे वर्क करना, तो वो उस टाइम पे नहीं होता था। ये हम लोग बात कर रहे हैं जब हम लोग केवल मशीन लैंग्वेज को यूज़ में लेते थे फॉर कम्युनिकेटिंग।
ओके। बट अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे कि हम लोग आपके फ़ोन के अंदर भी कोई आप अगर ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके फ़ोन में भी चल जाएगी, ठीक है, और किसी के फ़ोन में भी चल जाएगी, मतलब वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज़ आपका हाँ, जैसे सपोज़ कि कोई एप्लीकेशन है तो वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी चल रही है, ठीक है, वो आपके आईफोन में भी चल जाएगा, वो आपके डेस्कटॉप पे भी ऑपरेट हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। सो नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। सो आफ्टर द मशीन लैंग्वेज, सो अनदर वन लैंग्वेज इज was introduced, okay, which name is assembly language. सो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। ओके, सो जो प्रॉब्लम हमको मशीन लैंग्वेज में आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जहाँ हम लोग 1010 के फॉर्म में वहाँ अटके हुए थे, उसी कोड को याद करना हमारे लिए टफ हो रहा था, हम लोग उसी में फंसे हुए थे, वहाँ उन सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ओके, सो इट यूजेस सम alphanumeric code or symbols are called mnemonics code, which are combination of up to 5 letter. Okay, so there is a combination of symbols or alphanumeric mean just suppose a b 2 2 3, ठीक है, ये सारे ऐसे कोड्स होते थे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। और ये क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी भी एक सेंटेंस या किसी भी एक वर्ड का सिंबल होते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपको 1010 याद रखना पड़ रहा था, अब आपको क्या करना पड़ रहा है, उसकी जगह पर्टिकुलर आपको एक निमोनिक्स याद रखना पड़ा है, तो इट कैन बी ईजी। सो जस्ट सपोज यू हैव टू ऐड दीज टू एनी टू नंबर, सो यू हैव टू राइट इन मशीन लैंग्वेज 2 + 2 लाइक, तो आपको उसके लिए 0101 वाला कोड याद रखना पड़ता था। बट अभी यहाँ क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज में आपको उसका सिंबल याद रखना पड़ेगा। जैसे सपोज कि एडिशन करना है तो आपको ऐड याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इजी हो गया मशीन लैंग्वेज में। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपको उसके लिए भी एक पर्टिकुलर निमोनिक्स याद रखना पड़ रहा है। थोड़ा काम मशीन लैंग्वेज से ईजी तो हुआ, बट अभी भी इतना ईजी नहीं हुआ जिसको हम लोग ईजी वे में उसको फटाफट से याद कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद में भी और कोई लैंग्वेज आई क्या जिसने हमारे टास्क को और इजी किया। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐड फॉर द एडिशन, सब फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड एक्सेट्रा। हैंस इट इज़ ईजियर लर्न टू असेंबली लैंग्वेज देन द मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू लोकेट एंड द करेक्ट एरर इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। यू कैन ओके, सो हाउएवर प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज needed to be translate टू मशीन लैंग्वेज बिफोर दे कैन एग्जीक्यूट। ओके, बट यहाँ क्या होता था कि मशीन तो अभी भी क्या है, आपका मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करेगी और समझेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अगर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हो तो वहाँ पे एक कन्वर्टर होता है जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम जो हमने लिखा है या फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन उस पर ऑपरेट करेगी, और उसको ऑपरेट करने के बाद में जैसे ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, फिर वापस वो कन्वर्टर आपके मशीन के आउटपुट को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोड्यूस कर देगा। ओके, सो देयर इज ए ट्रांसलेटर, यू कैन सी द ट्रांसलेटर और मीडिएटर बिटवीन द machine language and the assembly language. Okay, so this one, for this purpose language translator or processor were developed. Thus an assembler was developed to translate assembly language into machine language. Okay, so जो processor या फिर जो translator था हमने उसको क्या बोल दिया, assembler बोल दिया उसको। Okay, so assembler mean what? So assembler convert assembly language program into machine language. Okay, and vice versa. So what are the disadvantage of this language also there are? Okay, it is also machine dependent हो गया, ये भी machine dependent था। Programmer also need to understand hardware. Okay, hardware को understand करना बहुत जरूरी हो गया था। So both the machine language and assembly language are together called low level language. Okay, so these language are dependent on the machine, as these were very close to the computer hardware. Okay, so ये computer hardware के बहुत close मानी जाती थी क्योंकि ये डिपेंडेंट होती थी उस पर्टिकुलर हार्डवेयर मशीन के। ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल इट लो लेवल लैंग्वेज। अब उसके बाद में जैसे पहले मशीन लैंग्वेज आया, फिर आपका असेंबली आया, अब उसके बाद में आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज और LLL, ठीक है, विच इज स्टैंड फॉर द लो लेवल लैंग्वेज, high level language were developed.
देर आर ऑल्सो नोन एज अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एज दे वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कंप्यूटर डेवलपमेंट। ओके, तो जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलपमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है, जो कंप्यूटर पहले जब आप लोगों ने जब हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर उनको और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो कंप्यूटर को और छोटा करते गए, ठीक है। तो जैसे जैसे जब कंप्यूटर छोटे होते गए और कंप्यूटर की फील्ड में या टेक्नोलॉजी के अंदर और डेवलपमेंट होता रहा, वैसे ही उसी टाइम पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, सो दीज वर द सिंपल टू लर्न एंड द यूज़र फ्रेंडली। दीज लैंग्वेजेस यूज इंग्लिश लाइक phrases or commands which make it easier to read and write and find error in the program. Program written in high level language HLL were machine independent too. Okay, so ये इसमें भी क्या होता था, machine independent होते थे ये। The different high level language include Fortran, okay, formula translation इसको बोलते हैं, COBOL, common basic oriented language, basic beginners all purpose standardization code, C, C++, Java, Python, etc. So these are the all high level language. However, program written in high level language need to be translated into machine language by using translator like an interpreter and compiler. Okay, so अभी भी क्या है, आज भी आपकी जो भी मशीन है या जो भी आप गैजेट यूज़ में ले रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू IT सेक्टर, ओके, वो सारे गैजेट्स किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं आपके, अभी भी मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन अभी हम लोग इंस्ट्रक्शन कौन से उसमें दे रहे हैं लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मशीन समझ रहा है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज, ओके, बट हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो बीच में कोई ना कोई एक मीडिएटर है, जैसे असेंबलर और मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज में था, तो सेम यहाँ पे भी एक मीडिएटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। सो देयर आर द टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंटरप्रेटर एंड सेकंड वन इज कंपाइलर विच कन्वर्ट आर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज आउटपुट इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो ये ट्रांसलेटर काम करते हैं हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है। ओके, सो हमने ट्रांसलेटर तो बता दिया, बट यहाँ पर ट्रांसलेटर भी दो हो गए। तो ये ट्रांसलेटर दो किस तरीके से हैं, ठीक है, जो दोनों ट्रांसलेटर में क्या फ़र्क होता है, क्या काम करते हैं, ये देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज इंटरप्रेटर। सो इंटरप्रेटर कन्वर्ट द HLL हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ओके, सो अब देखो मैं बता देता हूँ आपको कि होता है क्या है इसके अंदर। इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि आपने जैसे सपोज करो कि 5 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा, तो ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर उसको कन्वर्ट किया, सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर उसको कन्वर्ट किया। सो ये लाइन बाय लाइन करता है। और इसी के भी साथ में जो अगर हम लोग कंपाइलर ऐसे काम में ले रहे हैं, तो कंपाइलर कैसे करता है, वो अगर 5 लाइन का कोड है तो 5 लाइन को एक साथ पढ़ेगा, एक साथ रीड करेगा और उसको एक साथ कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। सो इट चेक द कोड फॉर एरर and it found to be correct. Execute the line of code. If there is an error, the execution of the program will stop, and the error has to be first removed before the execution continue. This is repeated for all the statement. The translated program is not stored in the memory, and thus the process is repeated each time you run the program. This is also result in less uses of memory. Example, basic uses of interpreter. Okay, so interpreter क्या काम कर रहा था, ये लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा था। तो जस्ट सपोज करो यू हैव राइट 5 लाइन प्रोग्राम एंड यू हैव एरर इन सेकंड और थर्ड लाइन। ओके, सो फर्स्ट लाइन चेक होगी विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर, और उसके बाद में कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे चेक होगी सेकंड लाइन, उसमें एरर है तो वो आपको नोटिफाई करेगा कि इसमें एक एरर है, देन यू हैव टू क्लियर दिस एरर। ओके, फिर उसके बाद में ये क्लियर करने के बाद में आपका थर्ड लाइन पे जाएगा। ओके, फिर ऐसे करके ये लाइन बाय लाइन चलता जाएगा। बट अगर हम लोग काम करते हैं कंपाइलर के अंदर, तो कंपाइलर क्या काम करता है, पूरी की पूरी 5 लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा और एक साथ आपको बता देगा कि भाई
इसमें पर्टिकुलर इस लाइन में ये एरर है, और यू कैन जस्ट रिमूव योर एरर एट अ वंस. ओके, एक बार में आप लोग सारे एरर्स को रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between the interpreter and compiler. Okay, so now compiler also translate a high level program into machine language. It translate the whole program in one go and save the machine code. It display all the error at the end. Program can be executed once. It is error free. Okay, एक साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा. The execution is faster as the machine code is saved and it's not generate every time the program is run. Example of compiled language include like C, C++, Fortran and COBOL etc. Okay, so ये सारे languages आपके compiler को use में लेती है. Okay, so देखिए ये आपका जो फिगर दे रखा है हाई लेवल लैंग्वेज में आपने इनपुट दिया, फिर इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और फिर आउटपुट जनरेट होता है, और आउटपुट जनरेट होने के बाद में मशीन जो लैंग्वेज प्रोग्राम है वापस उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करके ऐसा आउटपुट शो कर देते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4 जनरेशन लैंग्वेजेस की. ओके, सो 4GL इज डिज़ाइन टू बी क्लोजेस्ट टू द natural language for the human. Then a third generation languages for accessing database are often described as 4GL, 4th generation language. Programming is easy as the 4GLs are user friendly. The user only need to provide the input and the format in which the output is required without bothering about the steps involved. The user can obtain the required information very easy and quickly. So 4GL are designed to reduce the overall time and the effort in program development. Example include SQL, Methodist, Ruby and etc. Okay, so अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर, हम जो भी काम कर रहे थे उससे और एक्स्ट्रा हम लोग इसके अंदर जैसे कि डेटाबेस हैंडलिंग हो गया, वो 4th जनरेशन में हम लोग ये काम कर सकते हैं. ठीक है, सो SQL क्या होता है, आपका एक डेटाबेस प्रोग्राम है जो कि आपके डेटाबेस को हैंडल करने के लिए काम आता है. ओके, तो डेटाबेस, व्हाट इज द मीन ऑफ डेटाबेस? व्हेन वी स्टोर आवर डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट और पर्टिकुलर इन टेबल फॉर्मेट. ठीक है, सो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं. जैसे आप लोग अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये आप लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स. ठीक है, सो उसके अंदर पर्टिकुलर जहाँ पे भी आपका पूरे ये जो आइटम्स का जो डेटाबेस जो सेव करके रख रखा है इन्होंने, तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस में सेव करके रखा होगा. ठीक है, तो उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को जो हैंडल करने के लिए प्रोग्राम जो हम लोग बनाते हैं वो इस लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग बनाते हैं. ओके, ये चीज़ होती है. नाउ 5th जनरेशन लैंग्वेजेस. So 5th generation languages are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. Okay, so it is also known as artificial intelligence. ठीक है, हम लोगों ने कंप्यूटर को इतना कैपेबल बना दिया कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार हमने उसको सब कुछ फीड कर दिया, फिर वो अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्ट्रक्शन वो क्या करेगा, प्रोग्राम जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ओके, द यूज़र गिव द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व and the condition which need to met. 5GLs are mainly used in artificial intelligence research. Okay, so Prologs, OPS5 and Mercury are example of 5th generation languages. Okay, so in the 5th generation language we can say here we introduce the artificial intelligence. Okay, so just like in your robots or any device which can take input and produce the output at its further query or further requirement. Okay, so जहाँ पे भी आप लोग ये जो रोबोट्स वगैरह ये जो देखते हो, ठीक है, या फिर जो आपके सेंसेस को डिटेक्ट करके या फिर आपके फीलिंग्स को डिटेक्ट करके जो भी आउटपुट देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ वर्क करता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज की. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट इन दिस वीडियो. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट you can write your queries in the comment section. Okay, and you can ask in our live session which will conduct in next period. Okay, so till then stay happy and stay safe and subscribe this channel. Okay.
So goodbye.